नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। तुम किसानों का मुकाबला कैसे करोगे? उनकी सकारात्मक ऊर्जा, उनकी अच्छी सोच का मुकाबला तुम कैसे करोगे? तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास एक प्रचार तंत्र है जिसे सिर्फ जहर उगलना आता है। वो किसान, वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें हरा देगा। आज किसानों ने दो मुख्य ऐलान कर रखे थे। पहला ऐलान कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालयों को जगह जगह पर घेरेंगे। दूसरा अहम ऐलान उन्होंने यह किया था कि हम कई जगहों पर टोल प्लाजा को बंद कर देंगे और फ्री कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद कर दिया जाएगा। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपके सामने यह तस्वीर है, आप देख सकते हैं अंबाला हाईवे, अंबाला टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया गया है। यह वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। यही नहीं, अब आपके सामने एक और, यह है कुरुक्षेत्र और कैथल के बीच का टोल प्लाजा। इसे भी किसानों ने फ्री कर दिया है, मुक्त कर दिया है आज की तारीख के लिए। बात यहां नहीं रुकती। पत्रकार सबा नकवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो डाला है और आप देख सकते हैं कि यहां पर किसान जो है वो बाकायदा पिज्जा लंगर, बाकायदा सड़क पर पिज्जा बना रहा है और जो किसान प्रदर्शन कर रहा है उन्हें मुफ्त में पिज्जा दिया जा रहा है। यह अपनी इस ऊर्जा के साथ मैदान में उतरा है और इस किसान को तुम बदनाम कर रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने किसानों द्वारा पिज्जा खाए जाने को लेकर दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें बरनौल की बड़ी खेप की जरूरत पड़ेगी। यह बात अलग है कि बीजेपी प्रचार तंत्र यह भूल जाता है कि उनके अपने पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल इसी तरह गुलाब जामुन और चमचम खाया करते थे। दोस्तों, यह आंदोलन कम से कम पंजाब जैसी जगहों पर इतना बड़ा होता जा रहा है ना, उसका एक छोटा सा मैं आपको प्रमाण दूंगा। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर एक शादी हुई है और शादी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर किस अंदाज में तंज किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। यह वीडियो देखिए और फिर मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि किस तरह से यह सरकार अचानक किसानों पर हमला करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को बदल रही है। सबसे पहले ये 1 मिनट का आप वीडियो देखिए। जाके मोदी नु घेरिए जाके मित शाह नु घेरिए मार के बदामां दे लंगर, सौगियां दे लंगर। बहुत ही नायाब तरीका है सत्ता से सवाल पूछने का। किसान इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी बात रख रहा है, मैदान में उतर रहा है, मगर सरकार क्या कर रही है? मैं आपको बताता हूं 2 दिन पहले क्या हुआ। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की तरफ से एक रहस्यमय संदेश न्यूज चैनल्स को दिया गया। उन्होंने यह कहा कि 2 तरह के संदेश थे इसमें। पहला संदेश कि किसानों के इस आंदोलन की कवरेज को दबाया जाए, यानी कि उस पर बहुत ज्यादा फोकस ना हो। दूसरी बात, यह संदेश दिया जाए कि अब यह किसान आंदोलन जो है वो कट्टर वामपंथियों के हाथ में फंस कर रह गया है, उसका मोहरा बन गया है। और इसके लिए मैं प्रमाण के तौर पर अलग अलग न्यूज चैनल्स का यह कवरेज पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले आपके सामने इंडिया टुडे क्या कह रहा है? फार्मर्स प्रोटेस्ट हाईजैक्ड, इंटेलिजेंस सोर्सेज वॉर्न ऑफ लेफ्ट विंग थ्रेट। क्या कह रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है उस पर जो वामपंथी, कट्टरपंथी वामपंथी हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। आगे देखिए, यह टाइम्स नाउ, यहां पर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज आ गई हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी सोर्सेज रिवील दैट प्रो लेफ्ट विंग लॉबी हैज हाईजैक्ड फार्मर्स प्रोटेस्ट, यानी कि वामपंथी लॉबी ने उस पर कब्जा कर लिया है। कुछ इसी तरह का अंदाज यहां न्यूज 18 में भी आप देख रहे हैं। यहां पर भी उनके वही तेवर हैं कि वामपंथियों का कब्जा हो गया है उनके आंदोलन पर। दोस्तों, पहले क्या किया इन्होंने? पहले लगातार एक पूरा प्रपंच चलाया, एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया कि यहां जो है खालिस्तानियों का कब्जा हो गया है। आपको याद होगा कई न्यूज चैनल्स ने कह दिया था कि यह आंदोलन जो है वो खालिस्तान का मोहरा बन गया है। अब जब वो काम नहीं आई तो ये
प्रोपेगेंडा चला दिया गया। मगर यह प्रोपेगेंडा क्यों चलाया, इन दोनों घटनाओं के बीच में एक अहम घटना हुई थी। सरकार आज की तारीख में यह क्यों कह रही है कि यहां पर कट्टर वामपंथियों का कब्जा हो गया है? उसके लिए आपको सिर्फ 2 या 3 दिन पहले चलना होगा, जब किसानों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया था। इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अनिल अंबानी। किसानों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि हम आगे से इन 3 उद्योगपतियों और उनके सामान का बहिष्कार करेंगे। आप जानते हैं, जैसे ही किसानों ने यह बात कही, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जी हां, आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर आपकी हिम्मत कैसी हुई इन उद्योगपतियों पर हमला करने की? और जैसे ही हुआ, उसी वक्त मुझे लगने लगा था कि अब सरकार अपनी स्ट्रैटेजी को फिर बदल देगी। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि यह फरमान प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से न्यूज चैनल्स को दे दिया गया कि अब किसान आंदोलन को इस तरह से बदनाम करें। क्यों? क्योंकि एक जगह पर एक सभा होती है और इस सभा में किसान जो हैं, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के पोस्टर्स लेके बैठे होते हैं जो कड़े कानूनों के तहत जेल में बंद हैं, जिनमें वरवरा राव भी हैं, स्टैन स्वामी भी हैं, सुधांशु भारद्वाज, गौतम नवलखा जैसे तमाम लोग हैं। इनमें से अधिकतर वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने समाज के वंचितों, दलितों के लिए काम किया है। सुधा भारद्वाज जैसी महिला, अमेरिका की नागरिक, वहां आराम से वो सेटल हो सकती थी, मगर वो यहां आई, समाज के वंचितों के लिए काम किया। इनमें से कई लोग सिर्फ एक सिपर की मांग कर रहे थे, मगर काफी दिनों बाद उन्हें पीने के लिए, पानी पीने तक के लिए सिपर दिया गया। कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है, मगर उनकी हालात बद से बदतर हो रही है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि अगर किसी सभा में ये पोस्टर सामने उभर कर आ गए, क्योंकि देखिए क्या होता है, आंदोलन में कई किस्म के लोग होते हैं और यहां कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। हो सकता है वामपंथी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हो। इसका मतलब यह थोड़ा हो जाता है कि वामपंथ शब्द जो है वो एंटी नेशनल हो गया। और अगर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक भी रहे हैं, तो उसके लिए आप किसानों को कैसे दोष मढ़ सकते हैं? तो देखा आपने, दिक्कत यह है कि जैसे ही इन्होंने इन 3 चेहरों पर हमला किया, अचानक इसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात उभर कर आ गई। और बात यहां नहीं रुकती, इस खबर पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं, प्रकाश जावड़ेकर के दफ्तर से उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी ने व्हाट्सएप के जरिए एक संदेश दिया पत्रकारों को, और यह संदेश क्या था कि देखिए, सरकार के नए बिलों से किसानों को लेकर जो कानून आया है, उससे कितने किसानों को फायदा हो रहा है। और उस व्हाट्सएप संदेश के आधार पर बाकायदा न्यूज चैनल्स ने, अखबारों ने जो है वो खबर की। यह उसका प्रमाण है जो आपके स्क्रीन्स पर है। बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। सबसे ज्यादा चिंताजनक रहा हिंदी अखबारों का सौतेला रवैया किसानों के आंदोलनों को लेकर। मैं आपके सामने न्यूज लॉन्ड्री की एक पड़ताल पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले आपके सामने अमर उजाला का पहला पन्ना। आप देख सकते हैं, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की बातचीत का तो जिक्र है, मगर किसानों के आंदोलनों के बारे में कोई खास यहां पर उल्लेख नहीं किया गया है। यहां तक कि यह कह दिया गया है छोटा सा लिखकर कि भारत बंद का रहा मिला जुला असर। दैनिक जागरण, जो अपने आप को सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी का अखबार बताता है, वो क्या कह रहा है वो देखिए। आज दैनिक जागरण की बात करें तो देश का नंबर 1 होने का दावा करने वाला यह अखबार देशव्यापी बंद की खबर को पूरी तरह पचा गया। पहले पेज पर अखबार ने भारत बंद की खबर देने के बजाय अमित शाह के साथ हुई किसानों की बैठक को प्राथमिकता दी। बढ़ा गतिरोध, आज की बैठक टली शीर्षक से पहले 5 कॉलम में दी गई खबर में किसानों और अमित शाह की बैठक पर ही फोकस रखा गया। अब हम बात करते हैं नवभारत टाइम्स की। देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप का दावा करने वाले टाइम्स ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स ने भी भारत बंद की खबर को छुपाने की पूरी कोशिश की। अखबार ने पहले पेज पर बड़ा शीर्षक दिया, बंद के बाद नए रास्ते खोलने की कोशिश। इसके बाद बहुत से सब हेड भी नीचे लिखे गए, जिसमें बंद को लगभग असफल बताया गया।
तो हमारे हिंदी अखबार जो ग्रास रूट्स पर पहुंचते हैं, जो गांव मफिसिल इलाकों तक पहुंचते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को दबाने का काम किया या उसे पूरी तरह से ही नजरअंदाज कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे पर किस तरह से प्रचार चला रही है। नकारात्मक प्रचार तो चल ही रहा है, इसके अलावा 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 700 मीट्स, बीजेपी's फार्म लॉस कैंपेन अमिड पुशबैक, करीब 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 700 बैठकें। भारतीय जनता पार्टी इस पैमाने पर अपनी बात को रखने के लिए बात आगे बढ़ा रही है और किसानों की जो बात है उससे किस तरह से दबाया जा रहा है, दफन किया जा रहा है। हकीकत यह है, किसान के लिए यह मुकाबला इसलिए बहुत कड़ा होता जा रहा है। और उनके ये सांसद जो आपके स्क्रीन पर हैं, दानवे साहब, इन्होंने तो यह तक कह दिया कि अब इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। यानी कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं है तो ले दे के वही पाकिस्तान चीन वाला जो है प्रोपेगेंडा आप ले आए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, वैसे तो भगवंत मान आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मगर मैं उन्हें एक व्यंग्य कलाकार के तौर पर जानता हूं। उन्होंने क्या कहा उस पर गौर कीजिएगा। भाजपा एक मंत्री कह रहा है कि किसान आंदोलन में चीन और पाकिस्तान का हाथ है। मोदी जी अपने जुमलेबाज गैंग को समझाएं कि इस आंदोलन में चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर देश की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के मां बाप, दादा दादी, भाई बहन और पुत्र भतीजे शामिल हैं। अपनी जुबान पर काबू रखें। जी हां, उसी किसान के बेटे की शहादत पर राजनीति करके आप लोग वोट कमाते हैं, वोट हासिल करते हैं। पुलवामा उसकी एक छोटी सी मिसाल है। मगर जब उसके दादा दादी, उसके भाई बहन किसान बिल के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, मुद्दा यह है ही नहीं दोस्तों कि उसका तर्क सही है या गलत है, मगर फिर आप उसके बेटे के बलिदान को भूल जाते हैं। फिर आप उसको इतने गंदे और ओछे तरीके से टारगेट करते हैं और आपका प्रचार तंत्र तो बखूबी चल रहा है। इसकी आपको एक मिसाल देता हूं दोस्तों, लॉकडाउन हुआ था, पूरा देश बंद था। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इकोनॉमिक टाइम्स के संवाददाता कुमार अंशुमन की रिपोर्ट जो आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी हैज एडेड अराउंड 60 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया सिंस February this year and more are ready to be inaugurated in October and November. JP Nadda laid the foundation of 6 offices in Himachal Pradesh and Rajasthan and inaugurated 6 offices in Odisha. खबर क्या है कुमार अंशुमन की? खबर यह है कि जैसे ही देश में लॉकडाउन शुरू हुआ, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में 60 नए जिला मुख्यालयों की शुरुआत कर डाली। जेपी नड्डा ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 6, राजस्थान और 6 दफ्तर उड़ीसा में शुरू किए। बात यहां नहीं रुकती। आपके स्क्रीन पर, जैसे कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और रिपब्लिक चैनल, जिनके मालिकों में से एक एनडीए के सांसद हैं राजीव चंद्रशेखर, और उनका यह पत्रकार जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पत्रकारिता करता है, वो अब रिपब्लिक बंगाल शुरू करने जा रहे हैं। यह टाइमिंग आपको अटपटी नहीं लगती? और यह तमाम खबरें मैं आपको क्यों बतला रहा हूं? किसान सिर्फ अपने मुद्दे लेकर मैदान में है, उसके साथ तो प्रचार तंत्र भी नहीं है दोस्तों। और दूसरी तरफ सरकार खुलेआम अपने दफ्तर खोल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, अपने पालतू पत्रकारों के जरिए चैनल्स खोल रही है जो उसकी मदद करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। कितना दमखम है इस सरकार के पास, कितना पैसा है इस सरकार के पास, और वो किसान सिर्फ अपने हकों के साथ मैदान में है। अब एक और चीज पर गौर कीजिए। अखबार की खबर देखिए, यह गतिरोध टूटना जरूरी क्योंकि एक एक करके 11 किसान दम तोड़ चुके हैं। बाकायदा उन किसानों की तस्वीरें दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं 11 किसान, उनकी तस्वीरें जो इस किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई। और 12वीं तस्वीर में अगर आप देखें तो यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 12वीं तस्वीर, हे प्रभु ये फ्रेम खाली ही रहे। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कांग्रेस के सांसद और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस ट्वीट के जरिए उठाया है। आज सरकार से यह प्रश्न उठाना लाजमी है कि वो किसान तो मैदान में उतर रहा है, तुम उसे बदनाम कर रहे हो अलग अलग तरीकों से। 11 किसानों की मौत हो चुकी है अब तक। तो आपको कहीं ना कहीं संवेदनशीलता से, ईमानदारी के साथ उस किसान से बात करना होगा। यह तरीका, यह नजरिया काम नहीं होने वाला है।
जिसमें आप एक प्रचार तंत्र के जरिए उसे बदनाम करें। और अब आप बदनाम क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इन तीन चेहरों पर फिर से गौर कीजिए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी। जैसे ही किसानों ने इन तीनों का नाम लिया, सरकार बौखला गई, बीजेपी बौखला गई। और क्यों किसान इनका नाम ले रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। आपको तीन खबरों पर गौर करना पड़ेगा अगर आपको यह समझना होगा कि इस सरकार के अंतर्गत इन तीन उद्योगपतियों को किस तरह से हाथों हाथ लिया जाता है। वायर की रिपोर्ट देखिए, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। वायर की इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय ने पीटर मुखर्जी के बयान, आईएनएक्स मामले में पीटर मुखर्जी के बयान के आधार पर चिदंबरम और उनके बेटे की तो गिरफ्तारी कर ली थी, यह कहकर कि चिदंबरम को हमने रिश्वत दी। मगर पीटर मुखर्जी ने वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा था कि कंपनी के जो मालिक थे, यानी कि मुकेश अंबानी, उनका सीधा नाता था चिदंबरम के आधार पर के साथ। तो अगर ईडी के इस बयान पर हम विश्वास कर लें कि चिदंबरम ने रिश्वत ली, तो क्या रिश्वत देना गुनाह नहीं है? इस तरह से मुकेश अंबानी को गिरफ्तारी तो चलो बहुत दूर की बात है, पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया इस मामले में। दूसरी बात पर गौर कीजिएगा, यह खबर क्या कहती है कि जब से सरकार आई है तब से गौतम अडानी को इस देश के बंदरगाहों, इसके अलावा एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, खुल्लम खुल्ला बंटवारा हो रहा है। और अनिल अंबानी पर गौर कीजिएगा, रफाल समझौते में, जैसे कि आप जानते हैं, इनकी कंपनी का करार है फ्रांसीसी कंपनी डासो के साथ। आप जानते हैं आज से कई दिनों पहले फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास यह अधिकार या आजादी नहीं थी कि हम भारत के अंदर अपना साझेदार चुन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि हम पर दबाव बनाया गया था कि आप डासो जो है वो रिलायंस को ही चुने। यह मेरा बयान नहीं है, फ्रांसुआ ओलांद का बयान है, जो उन्होंने मीडिया पार्ट को इंटरव्यू में दिया या कहा। तो ये जो तीन मिसालें मैंने आपके सामने दी, वो ये प्रमाणित करती हैं कि इस सरकार के अंतर्गत इन बिजनेस हाउसेस को किस कदर फायदा हुआ है। पिछले 5 सालों में आप जानते हैं क्या हुआ है? गौतम अडानी की जो आय है या उनकी जो संपत्ति है वो दुगनी हो गई है। उसी तरह से मुकेश अंबानी की भी जो संपत्ति है या उनकी कुल आय है वो दुगनी हो गई है। एक ऐसे देश में जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, एक ऐसे देश में जहां गरीब अब अपनी बुनियादी चीजों पर कम पैसे खर्च कर रहा है, इन लोगों की आय जो है वो लगातार दुगनी होती जा रही है। किसान इस बात को समझता है, उसने इस सरकार की दुखती रग पर हमला किया और यही वजह है कि पहले उसे खालिस्तानी बताया गया, जब वो काम नहीं आया तो अब नया शिगुफा छोड़ रहे हैं। वो नया शिगुफा क्या है कि किसान जो है वो उसके आंदोलन पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का कब्जा हो गया है। कुछ नया सूची हुजूर। हकीकत यह दोस्तों, इस देश के अंदर प्रदर्शन करना अब एक गुनाह हो गया है। एक जमाने में जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, कम से कम 2014 से पहले, तब हमारे तमाम बड़े बड़े सितारे उस पर टिप्पणी करते थे। आज ये इस कदर डर गए हैं कि इतनी सी बात नहीं कह सकते। मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। सबसे पहले इन मान्यवर पर गौर कीजिए, स्वामी रामदेव। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हाल ही में किसानों के बारे में एक बयान दिया था कि ये किसान इतना भोला है, इसे कोई भी बरगला सकता है, इसे कोई भी भ्रमित कर सकता है। यह बात अलग है कि एक पड़ताल के अंतर्गत यह बात सामने उभर कर आई थी कि पतंजलि जो शहद बेच रहा है उसकी गुणवत्ता पर कई सवाल हैं, यानी कि खराब क्वालिटी का शहद बेच रहा है पतंजलि। जी हां, सिर्फ किसान ही, देश की जनता भी भोली भाली है रामदेव जी, क्योंकि इस शोध के मुताबिक आप जो शहद बेच रहे थे उसकी क्वालिटी खराब थी। समझे? अब आप मुझे बताने का प्रयास करें या बताने का कष्ट करें कि किसान तो भोला भाला है, ऐसे में आप क्या हैं? तो मैं बात कर रहा था कि ये हमारे तमाम बड़े बड़े लोग मुद्दों पर सवाल किया करते थे। मसलन रामदेव ने, ये 8 सितंबर 2013 का उनका बयान है, चार्जशीट ऑन कांग्रेस, गवर्नमेंट इज पुटिंग 50% टैक्स ऑन पेट्रोल, गैस एंड डीजल टू टेक अवे मनी फ्रॉम पीपल्स हैंड्स। रामदेव का यह बयान कहता है सरकार जो है वो 50% टैक्स लगा रहा है पेट्रोल, गैस और डीजल पर, लोगों से पैसा लेने के लिए। मैं जानना चाहता हूं रामदेव जी से कि मोदी सरकार के अंतर्गत क्या यह टैक्स हटा दिया गया है?
आप क्यों नहीं अब इस मुद्दे पर कोई बयान देते, अब जबकि पेट्रोल जो है वो 100 रुपए प्रति लीटर बढ़ रहा है। आगे गौर कीजिए, आपके सामने ये हैं अक्षय कुमार। Guys, I think it's time to clean up your bicycles and hit the road as per sources expecting another petrol price hike. क्या कह रहे हैं? बहुत जरूरी है कि आप अपनी साइकिल्स को साफ करें और सिर्फ उसका इस्तेमाल करें क्योंकि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन, पेट्रोल की कीमत 7.5 रुपए बढ़ गई है। पेट्रोल पंप अटेंडेंट कहता है, सर कितने का डालूं? मुंबई कर कह रहा है 2-4 रुपए का डाल दो भैया, उसे मैं कार के ऊपर डाल दूंगा उसे जलाने के लिए। ये हैं अमिताभ बच्चन। ये लोग सब पहले बयान देते थे समसामयिक मुद्दों पर 2014 से पहले, क्योंकि वो जानते थे कि एक ऐसी सरकार है जिसकी आप आलोचना कर सकते थे, जिसकी आलोचना करने का आपको अधिकार था। आज पेट्रोल पर टैक्स खत्म नहीं हुआ है, पेट्रोल के दाम 100 रुपए को छूने वाले हैं, मगर ये सब खामोश हैं क्योंकि कुछ तो डरपोक हैं, कुछ चाटुकार हैं और कुछ जानते हैं कि जैसे ही वो मुंह खोलेंगे तो उनका भी वही हश्र होगा जो छात्रों के साथ हुआ, जो किसानों के साथ हुआ या जो उन पत्रकारों के साथ हुआ जो इस सरकार से सवाल करते हैं। खैर, आज बेबाक के जरिए मैं यही बतलाना चाहता था कि आज हमारा किसान जो है, चाहे उसकी बंद को सफलता मिले या ना मिले, मगर उसके हौसले बुलंद हैं। उसकी सकारात्मक ऊर्जा का इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आप चाहे जितना प्रोपेगेंडा चलाएं, आप जितना जहर उगलें, आपको साथ मिल रहा है अपने न्यूज चैनल्स का, मगर हकीकत यह है कि इसके अलावा आपके पास कोई प्लान नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।